हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अपना जो एमए प्रीवियस का ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है विश्व में कृषि पद्धति कि विश्व में कौन कौन सी कृषि के प्रकार पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत अपन 3-4 कृषि और पढ़ चुके हैं। आज अपन अगली कृषि जो है इसकी वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक पशुपालन, वाणिज्यिक पशुपालन तथा शस्य उत्पादन, या इसका नाम है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि ये अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे 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 अपन ने पढ़ा था जीवन निर्माण कृषि, तो जीवन निर्माण कृषि के 2 प्रकार थे। पहला प्रकार था आदिम जीवन निर्माण कृषि और दूसरा क्या था, सघन। मतलब प्राचीन समय के अंदर मानव का जो कृषि कार्य करने का जो तरीका था वो तो क्या था, अस्थायी था। लेकिन धीरे धीरे मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया और उसी के कारण धीरे धीरे जो कृषि है, कृषि के प्रकार जो है उसके अंदर भी क्या आने लगे, परिवर्तन आने लगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एक परिवर्तित कृषि है जिसका नाम है वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्य उत्पादन, या इसको अपन बोलते हैं मिश्रित कृषि। ये अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मिश्रित कृषि है, इस कृषि की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो आप लोग बता सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है यूरोपीय देशों में हुई। यूरोप महाद्वीप के अंदर जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और यूरोप के अंदर भी कौन से क्षेत्र में होती? उत्तर पश्चिमी यूरोप जो है, उत्तर पश्चिमी यूरोप, इस उत्तर पश्चिमी यूरोप के देशों में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। जैसे इंग्लैंड है, ठीक है ना, इंग्लैंड, जर्मनी, ठीक है। इस प्रकार के जो देश है, इन देशों के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन वर्तमान समय के अंदर इस कृषि का जो प्रचलन है वो विश्व के विभिन्न देशों में बढ़ा है। तो आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई महाद्वीप नहीं है जिस महाद्वीप के अंदर इस प्रकार की कृषि, मिश्रित कृषि है वो नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति पश्चिमी यूरोप में हुई और इसके जो क्षेत्र है इनकी भी अपन बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी अगर बात करें तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर ये कृषि जो कैसी थी, जीवन निर्वाह कृषि थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के साथ में जनसंख्या की मांग बढ़ी और जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए इस कृषि का स्वरूप जो है वो क्या हो गया, बदल गया। निर्वाह कृषि क्या बन गई, वाणिज्यिक, ठीक है ना, वाणिज्यिक कृषि है वो बन गई थी, ठीक है। अब देखो वर्तमान समय के अंदर ये जो व्यापारिक फसलें हैं या व्यापारिक जो ये कृषि है, पशुपालन है, ये निश्चित रूप से कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो उत्तर पश्चिमी यूरोप के अलावा डेनमार्क, नीदरलैंड, ठीक है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम, जर्मनी, ठीक है, यूएसए आ गया। यूएसए के अंदर भी इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। यूएसए के अलावा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ठीक है ना, इन क्षेत्रों के अंतर्गत भी इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। अगर विश्व के मानचित्र की हम बात करें तो देखिए विश्व के मानचित्र में प्रकार से देखो, जैसे मान लो
जैसे मान लो इस प्रकार से विश्व का मानचित्र अपन ने बना लिया है। अब अगर मानचित्र के अंदर अपन देखें तो ये कृषि जो मुख्य रूप से पहले अपन देंगे यहाँ पर संकेत बिंदु और संकेत बिंदु दे देंगे अपन ने इस प्रकार से एक क्षेत्र बना लेंगे इस प्रकार का, और यहाँ पर लिख देंगे मिश्रित कृषि। ठीक है, इसको मानचित्र में दिखाएंगे। देखो यूएसए के अंदर जैसे ये क्षेत्र आ गया, इसमें यहाँ पर यूएसए में आ गया, यहाँ पर अर्जेंटीना आ गया, इस क्षेत्र में आ गया। यूरोपीय देश बताए थे लगभग इस प्रकार से यूरोप के देशों में आ गए। ठीक है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में आ गया, तो दक्षिण अफ्रीका में कर देंगे थोड़ा सा इसको। ठीक है, और भी विश्व के कई क्षेत्रों में जो है ये कृषि जो है वर्तमान समय के अंदर बोई जाती है। ठीक है ना, तो ये इसके क्षेत्र हो गए। अब क्षेत्र के बाद में देखो आप लोग अगर मानचित्र में करना चाहे तो मानचित्र बनाकर उसके अंदर अपनी नोटबुक के अंदर ये करना है, नोट्स आप लोग बना रहे हो। अब इस कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, विस्तृत कृषि या मिश्रित कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक है, इन कारकों के अंदर पहला जो कारक है वो है मिट्टी का उपजाऊपन। मिट्टी का उपजाऊपन, ठीक है, मिट्टी का उपजाऊपन। मिट्टी का उपजाऊपन से मतलब है कि जैसे मान लो ये कृषि जो है जहां पर मृदा उपजाऊ पाई जाती है उसी क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है। तो यहाँ पर इस कृषि को करने के लिए सबसे पहली बात क्या है, मिट्टी का उपजाऊपन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा कारक आ जाएगा पूंजी। तीसरा है अवस्थिति, मतलब कृषि को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होती है और स्थिति देखी जाती है कि विश्व के अंदर कितने देशांतरों के अंदर ये कृषि की जाती है। जैसे मान लो अगर अपन बात करें तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनके अंदर इस प्रकार की कृषि का विकास कम हुआ है। ये कृषि जो मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। मतलब उपकरण लाने और रख रखाव के लिए पूंजी की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। दूसरी बात और बाजार का मूल्य, मतलब बड़ा बाजार होना चाहिए और बाजार के अंदर जो फसलें हैं उसका मूल्य भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये भी इसको प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा खेतों का आकार, सरकारी नीतियां, तो ये कारक है। खेतों का आकार क्या होना चाहिए, खेतों का आकार बड़ा होना चाहिए। जैसे यूएसए के अंदर जो है वो फर्म जो है लगभग बड़े 50 हेक्टेयर तक के क्षेत्र बड़े होते हैं। तो खेतों का आकार बड़ा होना चाहिए, बाजार का मूल्य मिलना चाहिए किसी फसलों को, और सरकार की नीतियां भी इसे कृषि को करने के अंदर मुख्य रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखो ये तो प्रभावित करने वाले कारक थे। इसके अलावा मिश्रित कृषि की विशेषताएं कौन सी होती है? मिश्रित कृषि की विशेषताएं मतलब कृषि जो है कितने प्रकार से की जाती है इसमें। तो देखो इसके अंदर मिश्रित कृषि जो है वो
इसमें पहली इसकी विशेषता होती है, इसमें 3 फसलें की जाती है एक साल में, या एक कृषि जो सेक्टर है या जिसे अपन कृषि करते हैं, तो एक बार में जो कृषि करते हैं उसके अंदर कितनी फसलें करते हैं? 3 फसलें करते हैं। मतलब खेत को किसान जो है 4 भागों में बांट लेता है। उसमें कितने भागों में बांट लेता है? 4 भागों में बांट लेता है, और 4 भागों में बांट कर कृषि कार्य करता है। जैसे 3 फसलों के अंदर एक तो खाद्यान्न फसल करेंगे, खाद्यान्न फसल, और खाद्यान्न फसल के अंदर जैसे गेहूं है, मक्का है, जौ है, जो भी वो खाद्यान्न फसल बोएंगे। दूसरी फसल बोएंगे कौन सी? चारे की फसल। चारे की फसल, भाई पशुओं को चारा खिलाने के लिए चारा की चारे की फसल की जाती है। और तीसरी जो होती है वो होती है वाणिज्यिक फसलें, मतलब जिनसे उनको खाने के लिए अनाज मिले, पशुओं को खाने के लिए चारे की उपलब्धता हो जाए, और साथ में फसल को बेचने के लिए भी उनको ऐसी फसल चाहिए कि उनका जीवन हम आसानी से चल सके। तो इस प्रकार से 3 फसलें तो है इस विशेषता है कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 फसलें बोई जाती है। इसके अलावा और क्या विशेषता इसमें देखो, फसल आवर्तन, दूसरी विशेषता इसकी फसल आवर्तन या फसल हेरफेर, ये भी एक बड़ी विशेषता है। मतलब इसके अंतर्गत किसान क्या करता है? फसलों का आवर्तन करता है या हेरफेर करता है, जिससे हेरफेर करने के कारण जो उत्पादन जो है वो लगातार ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें साल भर कृषि वो लगभग चलती रहती है। तो भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए मतलब साल के अंदर लगभग 2 या 3 फसलें ली जाती है। ठीक है, अब 3 फसल अगर एक खेत में अगर लेंगे तो मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए फसल का आवर्तन या फसल की हेरफेर करने से, अदल बदल कर बोलने से मिट्टी का उपजाऊपन क्या रहता है? बना रहता है, मृदा का उपजाऊपन बना रहता है, बना रहता है। ठीक है, मृदा का उपजाऊपन क्या होता है? बना रहता है। इसके अलावा और क्या खासियत है इसमें जैसे किसान जो है अपने खेतों को 4 तरीके से 4 खेत तैयार करता है। कितने खेत तैयार करता है किसान? 4 खेत तैयार करता है। जैसे एक खेत है, इस खेत के 4 भाग बना देगा, बराबर बराबर क्या बना दिए? 4 भाग बना दिए। 4 भाग में क्या करेगा? यहाँ पर बोएगा खाद्यान्न की फसलें, यहाँ पर बोएगा चारे की फसल के लिए, और यहाँ पर बोलेगा वो वाणिज्यिक, और इसको छोड़ेगा वो प्रति। ठीक है, खेत के 4 भाग बनाकर वो खेत की तैयारी करता है इसमें। तो इसमें देखो खाद्यान्न हो गया, चारा हो गया, और वाणिज्य के अंतर्गत क्या हो जाएगी? जड़ीदार फसलें हो जाएगा। जड़ वाली जो फसलें होती है ना, जिनके जड़ के अंदर फल लगता है या उत्पादन होता है, उसमें ऐसी फसलों को बोएगा। तो इससे क्या होता है? खेत जो है ना वो उपजाऊपन बना रहता है। जैसे प्रति भूमि छोड़ दिया, इसको खाली छोड़ दिया, अगली साल क्या करेगा? इस भूमि पर तो खाद्यान्न होएगा, इसको खाली छोड़ देगा, फिर अगली साल इसको प्रति छोड़ दिया, फिर इसको प्रति छोड़ेंगे। ऐसे लगातार क्रम से क्या रहता है? चलता रहता है, जिसकी वजह से कृषि की जो मृदा की जो उपजाऊपन है, ये मृदा का उपजाऊपन क्या रहता है? बना हुआ रहता है इसमें। ठीक है ना। फिर देखो इसकी दूसरी विशेषता क्या है? इसे कृषि में जो खेतों का आकार है, वो खेतों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। कृषि की विशेषता है, खेतों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए कृषि ये फसल उगाने के लिए क्षेत्र भी चाहिए, पशुओं को रखने के लिए आवश्यकता होती है, बाड़े वगैरह बनाने के लिए, और चारे की फसल बोने के लिए भी जमीन की आवश्यकता होती है। इसी में जिन क्षेत्रों में खेतों का आकार बड़ा होता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की कृषि जो मुख्य रूप से की जाती है। जैसे यूएसए और यूरोप के अंदर, यूएसए व यूरोप के अंदर जो है वो लगभग खेतों की साइज 40 से 50 हेक्टेयर तक होती है। ठीक है ना, 40 से 50 हेक्टेयर तक खेतों का आकार होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आसानी के साथ में मिश्रित कृषि की जा सकती है। एक बात यह है कि इतने बड़े खेतों के अंदर और क्या होता है? जमींदार के रहने का घर भी होता है,
रहने का घर, घर भी उसी में बना होता है। दूसरी बात, पशुओं के लिए शेड लगाए जाते हैं। अनाज का भंडारण करने के लिए भी वहां पर जो गोदाम टाइप की आकर्षित जो मकान है वो बनाने आवश्यक होते हैं। इसलिए मिश्रित कृषि की ये भी एक बड़ी विशेषता है कि इसमें खेतों का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है। इसकी चौथी विशेषता है पूंजी की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा। पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। पूंजी की आवश्यकता क्या होती है भाई, अधिक होती है, क्योंकि मशीन ज्यादातर कार्य जो है मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। और रख रखाव, पशुओं को खरीदने के लिए, उनकी रख रखाव करने के लिए पूंजी की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और विशेषता क्या हो जाएगी इसमें, फसल व पशुपालन में शास्त्रीय, फसल व पशुपालन में सहचर्य। पशुपालन में सहचर्य का मतलब क्या है कि जो फसल है वो फसल को इस प्रकार से बोया जाए कि उसमें चारे की फसलें भी उगाई जाए और पशुओं को चराने के लिए चारागाह का विकास भी किया जाए। तो सामंजस्य बिठाकर वहां पर कृषि की जाती है। अधिकतर जो पशु है वो दूध उत्पादन और मांस के लिए किया जाता है। अधिकतर पशु कौन से पाले जाते हैं, इसमें मुख्य पशु जो है मांस व दूध के लिए पाले जाते हैं। मांस और दूध के लिए फसल बोई जाती है, पशु रखे जाते हैं। और मुख्य फसल कौन सी होगी, जैसे यूरोप के अंदर जो है मुख्य रूप से फसल कौन सी है, गेहूं की फसल है। यूरोप में कौन सी है, गेहूं। यूएसए के अंदर मुख्य फसल कौन सी है, तो आप लोग बताओगे कि मक्के की फसल प्रमुख है। इसके अलावा चीन व जापान ऐसे देशों के अंदर जो मुख्य फसल कौन सी है, सोयाबीन है, क्योंकि ये लोग जो है सोयाबीन का दूध जो है वो काम में लेते हैं, पीने के काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से यूरोप में गेहूं, यूएसए में मक्का, चीन और जापान के अंदर जो है सोयाबीन उगाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या विशेषता है इसमें, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का मतलब यह है कि इसमें जो वाणिज्यिक फसलें उनके साथ साथ क्या उगाई जाती है, सब्जियां उगाई जाती है। तो सब्जी उगाकर उसको रात में भरकर और एक ट्रक के माध्यम से बाजारों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए उसको ट्रक फार्मिंग भी अपन कहते हैं। यूएसए के अंदर ट्रक फार्मिंग कृषि का विकास सबसे पहले हुआ था और वर्तमान समय के अंदर जो है सब्जियों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रक फार्मिंग जो है उसकी आवश्यकता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब कि नगरों के निकट की जाती है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग कहां पर की जाती है, नगरों के निकट। ठीक है, नगरों के निकट की जाती है। क्या बोला जाता है, सब्जियां। नगरों में सब्जी की आपूर्ति करने के लिए नगरों के बाहर सब्जी उगाई जाती है। उसकी दूरी इतनी रखी जाती है कि सब्जी को एक रात में खेतों से नगरों को आराम से पहुंचाया जाती है, इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी एक और विशेषता होगी। एक दे रखा है इसमें डेयरी फार्मिंग की इसकी विशेषता है। डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत ये पशुपालन है, दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है और वो भी नगरीय क्षेत्रों के निकट ही किया जाता है ताकि आसानी से नगरीय क्षेत्रों के अंदर जो है दूध की आपूर्ति है वो की जा सके। तो इस प्रकार से ये मिश्रित कृषि की सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी है। प्रभावित करने वाले कारक हो गए, क्षेत्र हो गए। तो ये मिश्रित कृषि जो है कंप्लीट हुई। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा, साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन एक नई कृषि के साथ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।